Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, I hope you all are good. Today we are going to continue our lecture chemistry chapter number 2, structure of atoms. So today we are going to study about the isotopes, application of isotopes, and we will discuss some questions related to isotopes, and then we will discuss the exercise with short questions and long questions. And this chapter will be completed by this lecture. In the last lecture we discussed about the electronic configuration. As I told you, इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसके लिए हमने इस चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी किया. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस तरह से उनके डिस्कवर होने के बाद थ्योरीज़ आई और कौन सी थ्योरीज़ थी जो रिजेक्ट हुई और कौन सी थ्योरीज़ थी जो एक्सेप्ट हुई. जो एक्सेप्ट थ्योरी थी उसने हमें बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर शेल्स होते हैं, एटम के अंदर सब शेल्स होते हैं, एटम के अंदर हमारे पास एक प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दी उसने हमें. वो था हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बोहर्स एटॉमिक मॉडल से हमें पता चला कि हमने किस तरह इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन हो गई थी शेल्स में भी और सब शेल्स में भी. शेल्स में हमने किया था KLMN एंड हम लोगों ने सब शेल्स में किया था स्कूल पब्लिक SSP. और S जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको अकोमोडेट करता है और P मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट करता है टिल 6 से कम या 6 तक, इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. Now we are going to study about the isotopes. Isotopes are defined as the atoms of an element that have same atomic number but different mass number. अब isotopes हमें क्या कहते हैं? वो हमें कहते हैं कि atoms जो हैं एलिमेंट के, हर एलिमेंट के अंदर एटम होता है, they will be have the same atomic number. उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा. ठीक है. सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर is defined as isotopes. They have same electronic configuration and the number of protons but differ in the number of atoms. नंबर ऑफ एटम्स में यहाँ पे कहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा मास नंबर की वजह से. एटॉमिक नंबर तो सेम है इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो तो उनकी सेम आएगी, लेकिन जब हम मास नंबर को डिस्कस करेंगे तो वो डिफरेंट होगा आइसोटॉप्स में. वी आर गोइंग टू डिस्कस विद एग्जाम्पल्स. हम एग्जाम्पल से 1 by 1 डिस्कस करेंगे, देन इट विल बी क्लियर. Isotopes of hydrogen. The naturally occurring hydrogen is the combination of its 3 isotopes present in the different abundances. The 3 isotopes of hydrogen are named as protium, deuterium and tritium. हम लोगों ने सबसे पहले एग्जाम्पल ले लिया है हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3. ये ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई साइंस है या कोई बहुत बड़ा इसके पीछे कोई लॉजिक है जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. बेसिकली ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिस्कवर किए थे कि कितने आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, कार्बन के. तो यू हैव टू लर्न एज इट इज़. ठीक है. अगर इसके पीछे कोई डिस्कवरी होती या उन्होंने एक्सप्लेन किया होता या आपके लिए उन्होंने इसको मोर एलेबोरेट किया होता तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करते. इसमें हमारे पास क्या है कि नेचुरली मैंने आइसोटॉप्स याद कर लेना कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं. द नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इट्स 3 आइसोटॉप्स. नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं वो 3 आइसोटॉप्स से मिलकर बना हुआ है. ठीक है. विच इज़ प्रेजेंट इन द डिफरेंट अबंडेंसेस. हमारे पास जो 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के उनको नेम दे दिया उन्होंने प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम का. ठीक है. हाइड्रोजन में जो हमारे पास प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है. एटॉमिक नंबर इज़ सेम. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है एज के जो नीचे है वहाँ पे 1 है और जो ऊपर है नंबर ऑफ उसके जो मैसेज हैं वो डिफरेंट है. तो इसका मतलब ये है कि 3 आइसोटॉप्स हैं लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम है बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर. प्रोटियम का 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है, ट्राइट्रियम का 3 है. एंड ड्यूट्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय D एंड ट्राइट्रियम रिप्रेजेंटेड बाय T. Each one of them has 1 proton and 1 electron but the number of neutrons are different. इन सब में जो है वो 1 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ़ n जो आप देख रहे हैं कि
प्रोटियम में 1 है, ड्यूट्रियम में 2 है एंड ट्राइट्रियम में 3 है. तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ 1 in all of 3 isotopes are same. Isotopes are represented as P is equals to 1, यानी कि प्रोटॉन हमारे पास, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोटियम. प्रोटियम में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर 0. अब नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूट्रियम की. ड्यूट्रियम में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1. और ट्राइटियम है, ट्राइटियम में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं, 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2. ये आपने एज इट इज़ ही इसको याद करने हैं. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो द एग्जाम्पल्स, यू मस्ट हैव टू नो कि आइसोटोप्स के नेम क्या हैं एंड यू हैव टू नो द करेक्ट स्पेलिंग्स. ठीक है, विदाउट द करेक्ट स्पेलिंग्स आपके आइसोटोप्स कभी भी काउंट नहीं होंगे. ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेकेंड एग्जाम्पल को डिस्कस करना है जो है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. हमने आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन किए थे विच आर 3 इन नंबर, और जिससे हमें ये पता चला कि उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. क्योंकि एटॉमिक मैसेज भी हमारे पास डिफरेंट कब आता है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं. वेयर n इज़ प्रेजेंट, तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि इट विल शो द डिफरेंस. ठीक है, isotopes of carbon, there are 2 stable isotopes of carbon, C12 and C13, and are 1 radioactive isotopes which is C14. बेसिकली कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, दे आर 3 इन नंबर, लेकिन जो 2 हैं वो स्टेबल आइसोटोप्स हैं बिकॉज उनमें जो है वो एक डायरेक्ट एनर्जी लेवल है. ठीक है, लेकिन जब हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप की बात करते हैं तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप में क्या है, बेसिकली उसमें होता है क्या है, यहाँ पर एक्सेस न्यूक्लियर एनर्जी हो जाती है जो कि अनस्टेबल हो जाती है. अगर 2 हमारे पास आइसोटोप स्टेबल हैं तो रेडियो एक्टिव में क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी पास करेगी और उसको अनस्टेबल कर देगी. तो जो एक्सेस एनर्जी है ना, जो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो बेसिकली क्या है इसमें होती है जो एक्सेस एनर्जी, उसको हम यूज़ कर लेते हैं 3 वेज़ में. यानी कि वो पहले इमिटेट करती है न्यूक्लियस से एज अ गामा रेडिएशन, देन इट रेफर टू वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू रिलीज इट एज अ कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन, और इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड इमिट अ न्यू पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस. ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की स्टोरी है फुल, जो मैंने आपको भी डिस्क्राइब की है. ठीक है, इसमें क्या होता है, आइसोटोप अनस्टेबल होता है, इसलिए जो है उन्होंने इसको सेपरेट कर दिया विच इज़ C14. द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस ऑफ 98.6 while C13 and 14 are present in the abundance of 1.1. अब यहाँ पे उसकी अबंडेंसेस की बात हुई, आपको पता होना चाहिए कि जो C12 है उसकी अबंडेंस है 98.6, C13 एंड 14 की अबंडेंस कितनी है, 1.1%. देन नेक्स्ट यू कैन सी इन द पिक्चर्स के कार्बन C12 एंड 6 में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है. कार्बन में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है एंड न्यूट्रॉन्स 7 है. कार्बन में आप देख रहे हैं 6 एंड 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8. आपने क्या करना है, आपने इनकी, जब आपको एज अ पेपर में क्वेश्चन आए, ठीक है, व्हाट इज़ आइसोटोप्स, तो आपने सिर्फ आइसोटोप्स की डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने उनकी कंप्लीट ये टू एग्जांपल्स मस्ट हैं, यू हैव टू गो विद 2 एग्जांपल्स विद, आप उसकी डिस्क्रिप्शन दें और उसके बाद उनकी डायग्राम्स ड्रॉ करें और उसमें आप बताएं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं. ठीक है, आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन भी बतानी है और आपने उसकी डिस्क्रिप्शन भी बतानी है. और जो कार्बन्स की हमारे पास अबंडेंस है जो कि 98.6 है C12 की और C13 एंड C14 की, आपने एज इट इज़ याद करनी है, आप इसको क्रैम कर सकते हैं. ठीक है, next is application of isotopes in the science and many different technologies fields. Isotopes have vast application. The biggest application in the field of medicine, they are applied in diagnosis, radiotherapy and treatment. Isotopes जो हैं वो basically हमारी daily routine life में इतनी ज़्यादा workable है कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन के प्रोफेशंस हैं या मेडिकल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आइसोटोप्स का बहुत बड़ा रोल है. बहुत से ऐसे डिजीज़ हैं जिनको डायग्नोस करने के लिए हम आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि डायग्नोस करने के लिए, रेडियोथेरेपी के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए, इवन लार्ज लेवल की ट्रीटमेंट्स के लिए भी हम आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं. फर्स्ट जो हमारे पास है वो रेडियोथेरेपी. जब हम रेडियोथेरेपी करते हैं यानी कि कोई भी कैंसर का ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास आइसोटोप्स यूज़ होते हैं. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, आइसोटोप्स लाइक P32 एंड SR90 आर यूज बिकॉज दे इमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस.
ऑब्वियसली जब आप स्किन कैंसर को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है आपके माइंड में सिर्फ एक चीज़ होती है कि ऐसा कोई भी उसके ऊपर रेडियोथेरेपी करते हुए कोई भी ऐसी रेडिएशन पास ना हो जो कि उसको बहुत बुरी तरीके से जो है वो अफेक्ट कर सके. तो स्किन इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो वी शुड हैव टू टेक केयर ऑफ इट. ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग P32 यानी कि फॉस्फोरस एंड स्ट्रॉन्शियम विच इज़ 90 हम उसको यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें से सबसे ज़्यादा लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं. Tracer of diagnosis. The radioactive isotopes are used as tracers in medicine to diagnose the presence of tumor in the human body. Isotopes of iodine 131 are used for the diagnosis of goiter in thyroid gland. जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, हमने ट्रेसर ऑफ मेडिसिन में यूज़ करना है. ठीक है. और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को हम ट्रेसर ऑफ मेडिसिन में यूज़ करेंगे टू डायग्नोस द ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी. इसमें हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल उन्होंने हमें दे दिया है कि आपका ट्रेसर जो है वो एक ट्यूमर है यानी कि थायराइड ग्लैंड का. ठीक है. ग्वेटर में there is a tumor in the goiter in thyroid gland. तो आपने क्या करना है, उसको डायग्नोज करना है, यानी कि थायराइड ग्लैंड का उसको बेसिकली कैंसर है. ठीक है. उसमें हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन 131 आइसोटोप को यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये हम ये चीज़ें जो हैं वो ये बता रही हैं कि हम किस तरह से आइसोटोप्स को मेडिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं. Archaeological and geological uses. The radioactive isotopes are used to estimate the age of fossils like dead plants, animals, and stones, etc. The age determination of very old objects based on the half-lives of radioactive isotopes, which is called the radioactive isotope dating. हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हम उसको बेसिकली यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्टोन्स एक्सेट्रा. यानी कि जो हम लोग जो बेसिकली क्या है, जो फॉसिल्स होते हैं ना, फॉसिल्स हम बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं उस वक्त के हम लोग जो है उससे पता लगा सके कि प्लांट्स और एनिमल्स और स्टोन्स जो हैं वो कितने ओल्ड हैं, यानी कि वो उनको कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई हैं इस दुनिया से, पर उनकी प्रेजेंस अभी कहीं ना कहीं है, यानी कि किसी मिट्टी के नीचे से आपको कोई स्केलेटन मिल रहा है किसी एनिमल का. तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए. द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन हाफ लाइव्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप. तो जो हमारे पास हम जो है उन आइसोटोप से ये भी पता लगा सकते हैं कि वो कितने टाइम से जो है एक्सटिंक्ट हो चुका हुआ है, यानी कि तकरीबन उसकी हाफ लाइफ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी हाफ लाइफ कितनी थी. ठीक है. तो आइसोटॉप्स का इतना बिगेस्ट रोल है कि वो हमें एक्सटिंक्ट एनिमल्स ऑफ प्लांट्स को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करते हैं और फिर ये भी बताने में हेल्प करते हैं कि वो कितने पुराने हो चुके हुए हैं, यानी कि उनको इस दुनिया से गए हुए या उनको मरे हुए या फिर उनको जो है उस ज़मीन के अंदर पड़े हुए फॉसिल बने हुए कितना टाइम हो चुका हुआ है. Next is chemical reaction and structure determination. The radioactive isotopes are used to estimate in the chemical reaction to follow a radioactive element during the reaction and ultimately to determine the structure. C14 is used to label CO2. रेडियो आइसोटॉप्स हम यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट इन केमिकल रिएक्शंस, जिससे हम फॉलो करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड अल्टीमेटली टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर. C14 को हम एज अ लेबल कर लेते हैं CO2. केमिकल रिएक्शंस और स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के लिए हम आइसोटॉप्स यूज़ करते हैं और उसमें भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है हमें ये आइसोटॉप्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. जैसे कि C14 इज़ एन आइसोटॉप्स. ठीक है. उसको हम यूज करते हैं टू लेबल CO2. जब हमने CO2 को लेबल करना होता है तो वो हमें एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप चाहिए होता है, वो है C14, जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी उसको डिस्कस किया था, जिसकी अबंडेंस है 1.1%. हम उसको CO2 को लेबल करने के लिए यानी कि उसकी पहचान के लिए हम C14 आइसोटोप यूज़ करते हैं. ठीक है. सो ये हमारे पास थे एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप जिनको हमने रेडियोथेरेपी में, गोइटर एंड थायराइड ग्लैंड. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द ट्रेसर ऑफ डायग्नोसिस. तो आपको ये जो है इसकी नोहा होनी चाहिए. ये शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में आपको मस्ट आता है. नेक्स्ट इज़ आर्कोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, यानी कि फॉसिल्स में यूज़ होता है, केमिकल रिएक्शंस में यानी कि C14 विच इज़ यूज्ड इन द CO2.
ये हमारे पास है यूजेस। एंड आइसोटॉप्स की आपने डेफिनेशन मस्ट याद करनी है और आपने एग्जांपल्स को देख लेना है कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको अपने लेक्चर में, आप देख रहे होंगे मेरे लेक्चर में जिस तरह से मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, इट विल शो अ गुड इम्पैक्ट टूवर्ड्स द टीचर, ठीक है। नेक्स्ट इज टेस्ट योर सेल्फ 2.4। नंबर 1, वाई डू आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक masses। हमारे पास जो आइसोटोप है एलिमेंट का, हम लोग बार बार जो है इसकी डेफिनेशन में हमने ये डिस्कस किया कि इसके अंदर सेम तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक masses। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इसका एटॉमिक masses डिफरेंट क्यों होते हैं, ठीक है। The isotopes of an element having same number of electrons and protons while different number of neutrons। ये तो बात कंफर्म है ना कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है, लेकिन डिफरेंट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक masses ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मैंने आपको तभी बताया था कि एटॉमिक masses डिफरेंट है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। एटॉमिक masses इज़ डिफरेंट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। नंबर 2, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन C12 एंड C13। अब आपने इसमें बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो अभी हमने एग्जांपल को डिस्कस किया था विच इज़ अबाउट द कार्बन आइसोटोप्स C12, C13 एंड C14। इसमें उन्होंने हमसे पूछा C12 में कितने हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स C13 में कितने हैं। ओके, आपको यहाँ से एक चीज़ कन्फर्म करूँगी मैं, वो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के बारे में। आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने हर नंबर ऑफ़ जो उसका एटॉमिक नंबर है उसमें से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास जितने होंगे, ठीक है, आपने उन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को उसके एटॉमिक नंबर से माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे कि C12 में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, तो आपने क्या करना है 12 को 6 से माइनस कर देना, तो हमारे पास 6 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है C13 है, तो आपने 13 माइनस 6 यानी कि उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उससे जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है वो माइनस कर देने आपने, यानी कि उसका जो नंबर है आइसोटोप का नंबर है वो है 13। आपने माइनस किससे कर देना है, जो उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो तीनों में सेम है C12, C13, C14 में, तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे विच इज़ 7। तो C12 के 6 थे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नेक्स्ट आइसोटॉप में कितने हैं 7। तो आपको यहीं पर पता चल रहा होगा कि एटॉमिक नंबर जो है वो कार्बन का फिर क्या है 6। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि 6 और 7 दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आइसोटॉप्स के क्या होते हैं डिफरेंट, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो नंबर के यानी कि C12 और C12 इस तरह करके दो आइसोटोप्स हों, सेम नंबर के 2 आइसोटोप्स हों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यू कैन गो विद द C12, यू कैन गो विद द C13, यू कैन गो विद द C14, इट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, आपने नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स को माइनस कर देना है उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के साथ, तो आपके पास उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन contains greater number of neutrons। Tritium isotope of hydrogen containing greater number of neutrons, it has 2 neutrons। ट्राइट्रियम में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। उसने हमें क्या कहा है कि ट्राइटियम आइसोटोप्स में कितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल आप पीछे मेरे नोट्स में भी चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 3 - 1 = 2, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ़ जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है 1 और ट्राइटियम का आइसोटोप नंबर है 3, तो 3 - 1 = 2, तो 2 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे। हाउ इज़ ग्वेटर इन थायरॉइड ग्लैंड डिडक्टेड, ये अभी प्रीवियसली आई वाज डिस्कसिंग अबाउट इट कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया हुआ है, या आपको MCQs में भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि थायरॉइड ग्लैंड के ग्वेटर को डिटेक्ट करने के लिए
you use iodine 131, ठीक है, which is used for goiter in thyroid gland. Define nuclear fission reaction. A reaction that involves the splitting of a heavy nucleus into two or more nuclei with the release of huge amount of energy, which is called a nuclear fission reaction. Nuclear fission reaction basically क्या है, splitting है. एक हमारे पास heavy nucleus था जिसके अंदर number of neutrons थे, उसने split कर दिया जिसकी वजह से हमारे पास 2 और number of electrons आ गए और वो they are very huge in amount, यानी कि उसमें release of energy बहुत ज़्यादा है. सबसे पहले जो हमारे पास हैवी एटम था यानी कि एलिमेंट था या जिसके अंदर हमारे पास हैवी न्यूक्लियस था वो था यूरेनियम 235 और 92. ये उसका एटॉमिक नंबर और उसके एटॉमिक मैसेज, ठीक है, मेंशन है. इससे क्या हुआ, हम लोगों ने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर लिए विच इज़ बेरियम एंड जो पोटाशियम, जिसमें हमारे पास 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. डिफरेंस बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स. शेल्स क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रॉन का इन द न्यूक्लियस. सर्कुलर पाथ यानी कि शेल्स कौन से होंगे, KLMN. द शेल्स, जो शेल्स होते हैं आप उनको सब डिवाइड कर सकते हो सब शेल्स में. ईच शेल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड सब शेल्स. शेल्स जो हैं वो सब शेल्स में डिवाइड होते हैं, दैट्स वाई दे आर स्मॉलेस्ट एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. क्योंकि ये बेसिकली ऑर्बिट से मिलके बने हैं, ठीक है. ऑर्बिट्स जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में हमारे पास ऑर्बिट्स आए थे उसी से हमें पता चला था कि शेल्स जो हैं वो तो हैं एटम में, लेकिन उसमें से सब शेल्स भी बन सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पॉसिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन. दिस इज़ वेरी इजी. हम प्रीवियस 2 चैप्टर्स में यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है. जब एक एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे देगा और वो डोनर बन जाएगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन है वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी और एटम से ले लेगा और वो क्या हो जाएगा, रेसिपिएंट हो जाएगा और उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा. व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. Na जो था उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 की तो ज़रूरत नहीं थी, हमें तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना था. तो 1 उसने जो है वो किसी और को दे दिया, ठीक है, वो डोनर बन गया और उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो उसने दे दिया तो वो डोनर बन गया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए उसका आउटर मोस्ट शेल पे कंप्लीट हो गया जो था नंबर ऑफ़ 18 इलेक्ट्रॉन्स. और हम अगर क्लोरीन की बात करें तो उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे. उसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, सोडियम यानी कि Na से ले लिया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है. और वो क्या हुआ, बेसिकली उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया किसी और यानी कि सोडियम से ले लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पस U-235 यूज्ड. हमने अभी पढ़ा कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है U-235 जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं दे विल नो अबाउट इट कि उनको क्या चाहिए. दे यूज़ U-235 टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर आपने ये लाइन ज़रूर लिखनी है कि हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं एंड यू मस्ट हैव टू राइट द इक्वेशन कि वो पहले एक हाई एनर्जी न्यूक्लियस था और उसको जब 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड किया तो वो कौन कौन से 2 न्यूक्लियाई थे जिसमें बेरियम और क्रिप्टॉन थे. और उसने पहले 1 इलेक्ट्रॉन से वो मिलकर बना था, लेकिन जब उनकी बम्बार्डमेंट हुई और वो डिवीजन में आए तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने रिलीज़ किए प्लस एनर्जी. नेक्स्ट इज़ एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन एन ऑर्बिट it does not emit or observe energy. When does it emit or observe energy? हम लोगों ने बात की थी बोहर्स एटॉमिक मॉडल में. जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर वो ऑब्जर्व करता है एनर्जी को, और जब वो जंप करता है फ्रॉम हायर टू लोअर वो क्या करता है, इमिट करता है एनर्जी को. तो इसमें हमारे पास जो एनर्जी की इक्वेशन थी वो थी डेल्टा E विच इज़ इक्वल्स टू E2 माइनस E1. E2 माइनस E1 बता रहा है कि हमारे पास एनर्जी या तो ऑब्जर्व होगी या तो एमिट होगी. यहाँ पे हमारे पास E1 जो है वो है एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, यानी कि 1 मीन्स लेस 2 मीन्स मोर. तो आप इससे जो है वो एक इमेज बना सकते हैं कि E1 क्या है, लोअर ऑर्बिट को डिफाइन करा और E2 हायर ऑर्बिट को. H जो है हमारे पास वो है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए. और अगर इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन मिस है दैट्स मीन उसका आंसर जो है वो एज इट इज़ बुक में है.
वो थेरेटिकल क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल हैं जिनका आंसर एज इट इज़ बुक में नहीं होता, आई श्योरली मैं उन क्वेश्चंस को चूज़ करती हूँ कि वो आपको जो है वो उससे इजी हो सके और आप जो है वो एक परफेक्ट आंसर जो है वो लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट आर लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करने लगी हूँ। ठीक है, मोस्टली जो है आई गेस तकरीबन सबके आंसर्स जो हैं वो बुक में हैं, तो मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। नंबर 1, हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर इट्स 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने रदरफोर्ड पढ़ा था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपने एज इट इज़ जो है वो लिखना है इसमें। ठीक है, और इसमें आपने उसकी जो मेजर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़रूर बतानी है। ठीक है, विदाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप जो है वो नहीं लिख सकते। नंबर 2, हाउ वॉज इट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। आप ये कैसे प्रूव कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम है। आपने इसमें सारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई और वो कैसे फंडामेंटल पार्टिकल बना एटम का। तो इसमें जो सारा कुछ आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था वो आप लिखेंगे। अगर तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आया है क्वेश्चन, तो यू हैव टू गो विद द होल ऑफ द डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन। अगर तो 3 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है तो सिर्फ आप एक्सप्लेनेशन लिख दें, इट विल बी मोर देन इनफ। Question number 3, draw a label diagram to show the presence of proton in the discharge tube and how canal rays are formed. You have to write all the डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इन इट, और आपने उसमें उसकी डिस्चार्ज डायग्राम को भी बताना है। इसमें मस्ट है क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि एक लेबल डायग्राम होनी चाहिए, यानी कि आपने बताना है कि डिस्चार्ज ट्यूब में किस तरह से इलेक्ट्रॉन पास हुए थे, उसमें परफोरेटेड कैथोड था या नहीं था, या उसमें कैथोड रेस थी या कैनाल रेस थी। यू हैव टू गो विद एवरीथिंग इन इट। नेक्स्ट इज़ हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड। इसमें आपने रदरफोर्ड की पूरी थ्योरी लिखनी है विद डायग्राम। नंबर 5, बोहर्स प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट, जिसमें आपने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी लिखनी है होल, और आपने बताना है कि उसने एटम को कैसे एंड पे प्रूव किया था कि वो शेल्स और सब शेल्स में डिवाइड हो सकता है, और कैसे उसने एनर्जी जो है एनर्जी लेवल्स बताए थे कि वो एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट इज़ हाउ डिड बोहर्स प्रूव्ड दैट एन एटम एग्जिस्ट। दिस इज़ द सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज इट इज़ नहीं बताई हुई थी, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे हमें 3 जो है वो उन्होंने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दे दिए थे, Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2+, एलुमिनियम 3+। अब आपने इसमें देख लेना है कि वैसे तो एटॉमिक नंबर जो सोडियम है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11, लेकिन उसमें उन्होंने प्लस ऊपर लगा दिया है। दैट्स मीन उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। एक उसने पहले ही ऑलरेडी दे दिया, वो इलेक्ट्रॉन अपना देकर ही हमारे पास आया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सबसे लिए आपने 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, सिर्फ नंबर ऑफ़ शेल्स लिखने हैं, फिर आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देनी। नंबर ऑफ़ शेल्स देखिए K एंड L, तो नंबर ऑफ़ जो एटम्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, 10, तो आपने 10 में डिवाइड कर देना। K में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और L में सिर्फ 8, तो आपने 2 और 8 लिख दिया। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की 1s2, 2s2, 2p, 6। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि S में सिर्फ 2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, S में 2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, P में 6, तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। यानी कि हमारे पास जो सोडियम का एक नंबर ऑफ़ एटम्स थे वो कंप्लीट हो गया और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। मैग्नीशियम 2+2 जो है वो उसने ऑलरेडी दे दिया हमें, इसीलिए हमारे पास 12 होते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स, लेकिन उसने 2 दे दिए हैं, तो हमारे पास कितने रह गए हैं, 10 की आपने करनी है। 10 की सेम वैसी ही होगी जैसे कि सोडियम की हुई थी। एलुमिनियम में 3 हैं, यानी कि एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, लेकिन वो 3 इलेक्ट्रॉन्स देकर हमारे पास आए, इसलिए इसके भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। हमने इसमें ये प्रूव करना था कि तीनों के जो नंबर ऑफ़ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 8 हैं, तो हमने वो प्रूव कर दिया कि हर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। अगर आप इसको जज भी करें तो ऐसे कर सकते हैं कि L है, L जो है वो इन तीनों का आउटर मोस्ट शेल है, तो L में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सब में 8 हैं। ठीक है, ये आज हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है विद द शॉर्ट क्वेश्चंस, विद द लॉन्ग क्वेश्चंस, विद द टेस्ट योरसेल्व्स एंड विद द डिस्कवरीज, विद एटॉमिक नंबर्स, विद आइसोटॉप्स। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मस्ट आनी चाहिए, और आइसोटॉप्स जो है वो इस चैप्टर का मेन एक फ्लैग पॉइंट होता है, वो है आपने आइसोटॉप ज़रूर याद करने, इसकी यूजेस ज़रूर याद करने हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें। अभी से स्टार्ट कर दें, एक कंटेंट बनाएं और उसमें स्टार्ट कर दें। जो डिस्कवरीज हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की, आपको उनकी थ्योरी पता होना चाहिए, आपको उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और आई गेस अगर आप लोग इस चैप्टर को डिस्कस भी करें ना 1 by 1, तो अगर आप 1 डे भी अगर एक टॉपिक को देते हैं तो आई गेस विद इन 2 वीक्स
विद इन 2 वीक्स आप ये पूरा चैप्टर जो है आपकी फिंगर टिप्स पे होगा, क्योंकि एक टॉपिक आप एक दिन भी दें, पूरा एक दिन में आप उसको एटलीस्ट 3 आवर्स भी दे रहे हैं तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा. सो मे बी एज अ टीचर, एज अ योर लेक्चर टीचर, if I am giving you something productive, I will surely can say that you can get very good marks. Even you want to go through my notes, you can go through my notes. और अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स अबाउट इट. अगर आपको कोई चीज़ आइसोटॉप्स के बारे में समझ नहीं आ रहा या आपको किसी और चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रहा, यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू in any type of way. ठीक है. In the next lecture we will discuss our chapter number 3, but before this I am giving you time. You can learn the chapter number 1 and 2 very briefly because these 2 chapters are very important. ये आपकी chapters की base हैं, यहीं से आपकी base बनेगी. It will be stronger base और आपको next chapters में help होगी. ठीक है. Best of luck. अल्लाह हाफ़िज़.